गुजरात के एक छोटे से गांव में आज बरसात का मौसम था। सब लोग अपने हर रोज की दिनचर्या कर रहे थे। जिनको बाहर जाना था वो भी बारिश के कारण घर के अंदर थे। आज चाय की टपरी पर रघु और श्याम खड़े बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। यार, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जितनी देर हो रही है उतना ही तेज पानी गिर रहा है। हाँ भाई, लगता है बादल आज पूरी भड़ास निकाल कर ही मानेंगे। ऊपर से ठंडी हवा भी चल रही है। और हमारी तो शाम की प्लानिंग भी चौपट हो गई। मुझे आज अपनी घरवाली के साथ ढाबे पर खाना खाने जाना था। अरे भाइयों, बाहर क्यों खड़े हो? दुकान के अंदर आओ और गरम गरम चाय पियो। बाहर गीले हो जाओगे। अरे चाचा, आपकी दुकान इतनी पुरानी है कि यहाँ की चाय बिना पिए हमारा दिन ही नहीं गुजरता। चाचा, आपका नाम तो पूरे गांव में कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। आज आप हमें भी कोई असली कहानी सुनाइए। यह तो तुम्हारी सही बात है। ऐसी बारिश में कहानी सुनाने का मजा ही अलग है। तो सुनो, यह कहानी द्वापर युग की है, जब सालों पहले राजा विक्रम सिंह एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, जिनका पूरे देश में नाम गूंजता था। उनका एक इकलौता बेटा था जिसका नाम आदित्य था। पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरा मन भी है कि मैं शिकार पर कल आपके साथ जाऊं। बेटा, जंगल में अभी बहुत खतरनाक जानवर घूम रहे हैं। तुम्हारा मेरे साथ जाना सुरक्षित नहीं होगा। नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। आप कृपया एक बार मुझे साथ लेकर तो जाइए। तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है। कल सुबह तैयार हो जाना। हम सुबह जल्द ही निकलेंगे। यह बात सुनकर आदित्य काफी खुश हो जाता है और वह दोनों महल की तरफ चल पड़ते हैं। आज आएगा मुझे असली मजा। जंगल में जाकर मैं सबसे पहले शेर को ही मारूंगा, जिससे पूरे राज्य में मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। राजकुमार आदित्य अपने मन में अलग ही तैयारी कर रहा था। मंत्री, जाओ और राजकुमार से कहो कि शिकार पर जाने का समय हो गया है। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी राजकुमार को संदेश पहुंचता हूं। राजकुमार, महाराज ने आदेश दिया है कि शिकार पर जाने का समय हो गया है, तो आप महल के बाहर तैयार रहिए। अरे पिताजी से जाकर कह दो कि आदित्य पहले से ही तैयार है, वह जल्द बाहर आए। थोड़ी देर में ही विक्रमाजीत और आदित्य पैदल ही शिकार करने चल पड़ते हैं। वह कुछ ही देर में जंगल के भीतर पहुंच जाते हैं। बेटा, अपनी आंखों को चारों दिशाओं में रखना। तुम पर कभी भी खूंखार जानवर हमला कर सकता है। तभी राजकुमार को झाड़ियां हिलती हुई दिखाई देती हैं। मेरे ख्याल से इन झाड़ियों के पीछे कोई जानवर छुपा हुआ है। मुझे वहां जाकर देखना होगा। झाड़ियों के पीछे कौन है? जल्दी बाहर आओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। अरे यह तो एक हिरण है, और वह भी इतनी सुंदर सींग वाला। इसको तो मुझे पकड़ना ही होगा। ओ हिरण, कहां जा रहा है? तुझे मैं अच्छे से रखूंगा। जादुई हिरण, तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है? जल्दी से मेरे पीछे आकर खड़े हो जाओ और यहीं रहना। अरे साधु, ये चमकते सिंगों वाला हिरण मुझे दे दो। अब से यह मेरा है। मूर्ख लड़के, तूने मेरे हिरण को हथियाने की कोशिश भी कैसे की? अरे साधु, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? ये कोई आम हिरण नहीं बल्कि एक जादू हिरण है, जो कि एक राजकुमार के पास होना ही चाहिए। लड़के, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूं, यहां से चला जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। साधु, मैं तो यहाँ से नहीं जा रहा।
तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। वह साधु महाराज अपने हाथ में जल लेकर कोई मंत्र बोलते हैं। आउम स्थाणुप्रियाय स्थैर्यकाय भस्म रूपाय नमः। और उसे राजकुमार आदित्य के ऊपर फेंक देते हैं। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? साधु, अरे साधु, मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। चाचा, फिर क्या हुआ? क्या राजकुमार हमेशा के लिए पत्थर ही बना रह गया? नहीं भाइयों, असल में कुछ ही देर में राजकुमार को ढूंढ रहे उनके पिता महाराज विक्रमाजीत उसी जगह पहुंच गए जहां साधु महाराज और राजकुमार थे। अरे बेटा, तुम्हारा यह हाल किसने किया? साधु महाराज, क्या यह आपने करा है? हाँ महाराज, आपको अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए थी, लेकिन यह एक राजकुमार होने के योग्य नहीं है। लेकिन साधु महाराज, ऐसा हुआ क्या था जो आपने इतना भयंकर श्राप मेरे पुत्र को दिया? फिर साधु महाराज विक्रमाजीत को पूरा किस्सा बताते हैं कि कैसे राजकुमार उनके जादुई हिरण के पीछे पड़ गया और उन्हें राजकुमार को श्राप देना पड़ा। इसके बाद विक्रमाजीत बोलते हैं, साधु महाराज, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कृपया मेरे पुत्र को इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। वह तो अभी बच्चा है, कृपया मेरे खातिर उसे माफ कर दो। साधु महाराज को विक्रमाजीत पर तरस आ जाता है। इस लड़के को बचाने का तरीका तो है, लेकिन वह बहुत कठिन है। साधु महाराज, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, आप मुझे वह उपाय बताइए। अब तो तुम्हारा बेटा एक हवेली में पत्थर की मूर्ति बनकर रहेगा, पर 2 साल बाद चक्रवर्ती रात आएगी। अगर तुमने हवेली में जाकर इसके ऊपर पानी डाल दिया तो वह दोबारा पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन साधु महाराज, अगर कोई और उस हवेली में चला गया तो वह मेरे बेटे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। नहीं महाराज, जिस हवेली में आपका बेटा अब से कैद है वह कोई मामूली हवेली नहीं है, बल्कि एक जादुई हवेली है। नहीं महाराज, जिस हवेली में आपका बेटा अब से कैद है वह कोई मामूली हवेली नहीं है, बल्कि एक जादुई हवेली है। लेकिन साधु महाराज, मुझे कैसे पता चलेगा कि वह चुना हुआ इंसान कौन है? जिसका जन्म भी चक्रवर्ती रात को हुआ है वही उस हवेली में जा पाएगा और उसके हाथ में सूर्य का निशान होगा। अब मुझे 2 साल का इंतजार करना होगा, फिर मैं अपने बेटे को बचा पाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि 2 साल पहले मेरे पुत्र को एक साधु ने श्राप दिया था, जिस वजह से वह अभी तक उसे जादुई हवेली में कैद है। लेकिन महाराज, उस हवेली में सिर्फ चुना हुआ इंसान ही जा सकता है। आखिर वह इंसान कहाँ है? पूरे राज्य में खबर पहुंचा दो, जिसका जन्म चक्रवर्ती रात को हुआ है वह जल्द महल में मेरे पास आए। इसके बाद पूरे राज्य में खबर फैला दी जाती है कि जिसका जन्म भी चक्रवर्ती रात को हुआ है वह महाराज के पास जाए। इसके बदले में महाराज उसे मुंह मांगी कीमत देंगे। महाराज, यह वही है जिसके बारे में मैंने आपको सुबह बताया था। हस्तिनापुर के महाराज विक्रमजीत को मेरा प्रणाम, और आपकी जानकारी के लिए मेरा नाम वेदा है। हाँ वेदा, क्या तुम्हारा जन्म चक्रवर्ती रात को हुआ है? हाँ महाराज, आपने सही पहचाना, मेरा जन्म चक्रवर्ती रात को हुआ था। वेदा, मुझे जरा अपना हाथ तो दिखाना।
इसके हाथ पर तो वही सूर्य का निशान है, जैसा कि उस साधु महाराज ने बताया था। यही मेरे बेटे को बचा सकता है। वेदा, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। इसके बदले में आपको यहां से कुछ दूर बसे महल में जाकर मेरे बेटे को आजाद करवाना होगा। हाँ महाराज, मैं जानता हूं कि वह एक जादुई हवेली है, जिसके कारण मुझे और भी ध्यान रखना होगा, और मैं कल सुबह ही हवेली के लिए रवाना हो जाऊंगा। अब तो बस सारी उम्मीदें तुम पर है वेदा। शायद से यही वह हवेली है जिसके बारे में महाराज बता रहे थे। जैसा कि महाराज ने कहा था कि यह एक जादुई हवेली है, दरवाजा भी अपने आप ही बंद हो गया। मुझे सावधान रहना होगा। कौन है यहां? जल्दी से मेरे सामने आओ। क्या करने आया है यहाँ? चला जा यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं यहाँ हमारे राजकुमार को बचाने के लिए आया हूँ, जो यहाँ पत्थर बन चुका है। इसके हाथ पर तो वही सूर्य का निशान है, जो कि सिर्फ चुने हुए इंसान के ऊपर हो सकता है। अच्छा, तो तू उसे बचाने आया है, लेकिन उसे बचाने से पहले तुझे मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो बताओ, तुम्हारा सवाल क्या है? ना मैं चलता, ना मैं बोलता, फिर भी सबको सब कुछ दिखाता। अंधेरों में खुद छिप जाता हूँ, पर रोशनी में सबके काम आता हूँ। बताओ तो सही, मैं कौन हूँ? न मैं चलता, न मैं बोलता, फिर भी सबको सब कुछ दिखाता। शायद इसका जवाब आईना, जो सबको सब कुछ दिखाता है, पर अंधेरे में गायब हो जाता है। सही जवाब वेदा। अब पता चला कि तुम्हें क्यों चुना गया है। अब तुम आगे जा सकते हो। हिम्मत तो है इसमें, पर क्या यह सच में रक्तबीज का सामना कर पाएगा? यह तो समय बताएगा। अरे, यह कमरा तो हीरो से भरा है। इसकी कीमत तो राजमहल से भी ज्यादा होगी। नहीं नहीं वेदा, तुझे राजकुमार को बचाना है। वेदा ऐसे ही आगे चलता रहा। उसे रास्ते में सोने के कमरे और प्राचीन खजाने के कमरे भी दिखाई दिए, लेकिन वह कहीं भी नहीं रुका। अब वो वहां पहुंचता है जहां राजकुमार कैद था। वेदा चल ही रहा था कि उसके सामने एक दानव आ जाता है। वो कुछ करता इससे पहले वह वेदा पर कूद पड़ता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक दानव है। तुम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। अगर तुम्हें राजकुमार को बचाना है तो मेरा सामना करना होगा। यही बात है तो आ जाओ, हो जाए दो दो हाथ। यह बोलते ही वेदा का वह सूर्य का निशान चमकने लगता है। दम तो है तुम में, क्योंकि तुम ही चुने हुए इंसान हो। पर देखता हूँ कितनी देर मेरे सामने टिकते हो। आयुम ज्वालमालिनी कालाग्नि रूपिणी अग्निवल्लरी।
अग्ने स्वाहा। बस बहुत हुआ रक्त बीज, अब तुम्हारा खेल खत्म। इस दानव का खेल तो खत्म हुआ, पर मैं अब पानी कहां से लेकर आऊंगा? बाहर बारिश का मौसम था, जिसके कारण हवेली के अंदर आ रही बारिश से वहां कुछ पानी जमा हो गया। वेदा वहां से कुछ पानी लेकर राजकुमार के ऊपर डालता है। अरे, मैं तो पहले जैसा हो गया। शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। मैं हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूँ। चलिए, पहले जल्दी यहां से निकलते हैं और अपने हस्तिनापुर में चलते हैं। इसके बाद वेदा राजकुमार को लेकर महल पहुंच जाता है और राजकुमार और विक्रमाजीत एक दूसरे के गले लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की वेशभूषा देखकर उसके चरित्र का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मुझे पता है यार, वीडियो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अराउंड 1 से 1.5 महीना। और ये गैप आया है मेरे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम की वजह से। और सीरियसली परसों ही रिजल्ट आया है और ऑफ कोर्स यार मैं पास हो गया हूँ। तो कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर से लिख देना। और अब हर संडे वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखना, ठीक है ना। और इस वीडियो को लाइक कर देना। और आपके राइट या फिर लेफ्ट में 2 वीडियोस आ रहे होंगे, तो उन दोनों में से कोई ना कोई जरूर से देख के जाना, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।